हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट का पेपर। और इसमें स्पेसिफिकली सवाल डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। तो मैनेजमेंट वाले और ओबी वाले पोर्शन से जो भी सवाल आपके पेपर में आए थे उनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन सवालों को हमें अटेम्प्ट करना था। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट का इस बार आया था 2022 के अंदर। और मैं भी इस पेपर को अटेम्प्ट करके आया था और इस पेपर में मेरा जो स्कोर था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैंने तो एक अच्छे मार्जिन से जेआरएफ अचीव कर लिया, बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। पेपर काफी ट्विस्टेड था, काफी ऑप्शंस क्लोज रखे गए थे और काफी कॉम्प्लेक्स इस पेपर को बनाने की कोशिश की थी हमारे पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने। तो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए, कैसे आपको सवालों को अप्रोच करना चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी आगे हमारे डिस्कशन से। तो आगे वाला जो डिस्कशन है आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली अगर आप अगले नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से सवालों को देखिएगा और एक बार खुद भी पॉज करके सवालों को सोचिएगा, उनके आंसर के बारे में सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा एनालाइज करने की कि किस तरीके से आप सही आंसर पे अराइव कर सकते थे। हालांकि मैं तो आपको बताऊंगा ही कि क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, बट वैसी अप्रोच आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी है। उसके लिए आपको खुद से सोचना है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन लेंथी प्रेजेंटेशन, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। और आपको करेक्ट आंसर बताना है और आपको जो चूज करना है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन तो गलत होंगे ही, क्योंकि सारे सही नहीं हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है। और यहाँ पे अब देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन की एफिकेसी को बढ़ाएंगे, उसे और बेहतरीन बनाएंगे। लेंथी प्रेजेंटेशन, तो अगर हम लेंथी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जैसे हम आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं और उससे कई बार आपको पढ़ाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि प्रेजेंटेशन जो है ना वो टू द पॉइंट हो, बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। अगर उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ डाल देंगे तो आपका भी पढ़ने का मन नहीं करेगा और हमें भी समझाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लेंथी हम नहीं बनाते हैं प्रेजेंटेशन को, टू द पॉइंट बनाते हैं, कीवर्ड्स को ज्यादा इंक्लूड करते हैं। तो लेंथी तो नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। तो प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, उसकी एडिटिंग प्रॉपर हम खुद करते हैं ताकि आपके पास जो प्रेजेंटेशन जाए वो बिल्कुल सही जाए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना जाए। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग जरूरी है। ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, तो आपके जो सेंटेंसेस हैं, ब्रेविटी का मतलब होता है कि छोटे से प्यारे से सेंटेंसेस होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि छोटे सेंटेंसेस होंगे तो आप उन्हें पढ़ सकेंगे, याद भी रख सकेंगे। बड़े सेंटेंसेस में आपको दिक्कत आएगी, तो ये भी सही चीज है। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम बहुत मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। हमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो कि सबको समझ में आ जाएं। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का इफेक्टिव यूज तो करना ही है, ये तो बिल्कुल इंक्लूड होगा। तो बी, सी और ई इंक्लूड होंगे और आसानी से करेक्ट आंसर आप मार्क कर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, while preparing a budget, which of the following activities enable managers to do a better job of managing? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बजट बनाते समय कौन से काम कर लिए जाएं ताकि मैनेजमेंट का जो मैनेजिंग का काम है वो आसान हो जाए। एडवांस वार्निंग ऑफ एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडीशंस दैट रिक्वायर करेक्टिव एक्शन, develop new policy to improve control of inventory management, adjusting the budget to reflect different levels of sale or production, coordination of activities among all departments within the organization, creation of standards for evaluating the performance। तो बजट बनाते समय कौन से काम कर लिए जाएं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हम पहले ही एडवांस में ही हम क्या कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दें कि अगर कोई करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड हुआ तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा आना चाहिए। सेकंड कह रहे डेवलप न्यू पॉलिसी टू इंप्रूव कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए नई पॉलिसी बनानी चाहिए। ये कुछ वेग सी बात लग रही है, स्पेसिफिकली नहीं जुड़ी हुई लग रही है, आप खुद भी एग्री करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा वेग हो गया, डायरेक्टली हमारे सवाल से रिलेट नहीं हो रहा है, ऐसी जनरल सा पॉइंट लिख दिया है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। इसके बाद है एडजस्टिंग द बजट टू रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल और प्रोडक्शन। तो आप बजट बना रहे हैं तो ऐसा बजट तो बना सकते हैं जिसमें आपके डिफरेंट लेवल ऑफ सेल और प्रोडक्शन आ जाए। तो ऐसा भी हम कर तो सकते हैं, पर क्या ये आंसर में आएगा या नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं। डी है
कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो बजट बनाते समय आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप देखो हर एक डिपार्टमेंट का बजट अलग अलग से बना रहे होगे, प्रोडक्शन का अलग, सेल का, मार्केटिंग का, एचआर का, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपना जो मैनेजमेंट का काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली आना चाहिए। क्रिएशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस। तो बजट बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड ही होता है जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और फिर वैल्यूएट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर खराब रही है। तो स्टैंडर्ड्स तो क्रिएट यहाँ पे हम करते ही करते हैं। तो डी भी आना चाहिए और ई भी आना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि अब सी जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस है ए बी एंड सी ओनली, सी डी एंड ई ओनली, ए डी एंड ई ओनली, बी सी एंड डी। तो बी तो नहीं आना चाहिए, बी वाले दोनों काट देते हैं। तो पहला वाला काट दीजिए और आखिरी वाला काट दीजिए, बी नहीं आना चाहिए। अब मेरे को सेकंड और थर्ड में से चूज करना है। सेकंड कह रहे हैं सी डी ई ओनली, ये ए को नहीं ले रहा है, और थर्ड वाला कह रहे हैं ए डी ई ओनली। अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना ए सी डी ई तो मैं उसी को सही मानता, वही सही होना चाहिए था। बट एग्जामिनर पता नहीं क्यों इतनी होशियारी करने लग गया, हमें लास्ट में जाके इतना कंफ्यूज करने लग गया। आजकल सवालों में इतने क्लोज क्लोज से ऑप्शन दे दिए, अब इनमें से एक आपको चूज करना है। अब मेरे ख्याल से, और जो ऑफिशियल आंसर है वो भी ऐसे ही है कि आपका ए जो है वो पक्का पक्का आंसर में आना चाहिए। ए असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ये ज्यादा जरूरी है, ऐसा करना ही चाहिए। बजट जरूरी नहीं है, आप फ्लेक्सिबल बनाएं, आप फिक्स्ड भी बना सकते हैं। तो ए वाला पॉइंट तो पक्का पक्का आना ही चाहिए। तो ए डी ई जो है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो बहुत ही क्लोज हमारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आजकल एग्जामिनेशन के अंदर, और यही चीज है जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को परेशान कर सकती है। और अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो कुछ गेसेस हमारे यहाँ पे लेने पड़ते हैं और कुछ गेसेस कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है और यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके डिस्क्रिप्शन है, उनकी करेक्ट मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। सबसे पहले हमें दे रखा है जी सिस्टम थ्योरी, फिर दे रखा है कॉन्टिजेंसी थ्योरी, फिर दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, और फिर दे रखा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और डिस्क्रिप्शन में ऐसी बातें करी हुई है, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच एम्फेसाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव, concerned with formal patterns of arrangements and relationship developed by management based on open systems theory, and recognizes there are many internal and external factors that influence organization behavior. All the parts of an organization are interrelated and dependent on one another. तो हमारा जो सिस्टम थ्योरी है, देखो सिस्टम थ्योरी पहले से तो मैच नहीं करेगा, सेकंड से भी नहीं करेगा, थर्ड और फोर्थ में आपको शायद कंफ्यूजन होगी। तो थर्ड वाला तो कह रहे हैं बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम थ्योरी, तो सिस्टम थ्योरी के अंदर ही आप बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम थ्योरी तो नहीं डाल सकते हैं। फोर्थ वाला है ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटररिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, और यही कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम थ्योरी को सबसे बेस्ट डिनोट कर रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टम की तरह काम कर रही है। सिस्टम के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका 4 से मैच करना चाहिए। कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो है आपकी, उसे आप 3 से मैच कर सकते हैं कि ये ओपन सिस्टम थ्योरी पे बेस्ड है और ये कहती है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कॉन्टिजेंट ऑन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसा बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, आपका डिजाइन के अंदर मतलब कैसा आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप सेकंड से मैच कर सकते हैं, कंसर्न्ड विद द फॉर्मल पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट्स एंड रिलेशनशिप डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बचा, और आपका फर्स्ट वाला जो बचा पॉइंट उससे ये मैच हो जाएगा। अप्रोच है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव हमें यहाँ पे भी करना होता है। तो इसीलिए हमारी जो करेक्ट मैचिंग बनेगी दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस रिलेटेड जॉब स्ट्रेस। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जॉब स्ट्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, रोल एम्बिग्विटी, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट। अब देखो, अगर आप इस सवाल में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप किसी आंसर पे ना पहुंच पाओ, आप अपने किसी आंसर को इनमें से जस्टिफाई ना कर पाओ। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि आंसर है लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, तो आप मेरे से पूछेंगे कि क्यों सर, रोल एम्बिग्यूटी क्यों आंसर नहीं है, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट क्यों आंसर नहीं है, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट क्यों आंसर नहीं है। देखो, ये जो सवाल उठाया गया है ये सीधा सीधा आपकी जो फ्रेड लुथेंस की किताब है वहां से उठाया गया है,
और उन्होंने फ्रेड लुथेंस जी ने हमें बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस रिलेटेड जॉब स्ट्रेस कौन से हैं, और उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक को। बाकी सारे जो जॉब स्ट्रेस वाले हैं किसी और कैटेगरी में डाले, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में केवल लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक को ही डाला हुआ है, और इसीलिए आपका यही करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एक बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी ओबी से जुड़ी हुई, फ्रेड लुथांस, और इन्होंने बताया कि जो जॉब स्ट्रेस के कॉजेज है उसे 4 में बांटा जा सकता है: एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड वर्किंग कंडीशंस। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक को यहाँ पर डाला हुआ है, और इसी के बेसिस पे ये सवाल आपका पूछा गया और आपको इसी के बेसिस पे सवाल का आंसर देना था। और कोई ऑप्शन आप जस्टिफाई करने को अपने खुद से कर सकते हैं, बट क्योंकि ऐसा एक जाने माने ऑथर ने कहा है तो आप इस सवाल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक ही यहाँ पे सही माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजर? इनमें से कौन सा मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है? डज द राइट थिंग, इमिटेट्स, आस्क्स हाउ एंड व्हेन, एक्सेप्ट्स द स्टेटस क्वो। देखो, आपके जो मैनेजर हैं और आपके जो लीडर हैं उनमें कंपैरिजन किया जाता है, और ऐसे कुछ वर्ड्स को लेकर कंपैरिजन किया जाता है। जैसा भी आपके सामने एक टेबल आया, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक तरफ लीडर के कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं और एक तरफ मैनेजर के कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं। आप इसे डिटेल में खुद से रीड कर सकते हैं। तो जैसे लीडर में बताया कि इसका फोकस रहता है लोगों के ऊपर, और मैनेजर का रहता है सिस्टम और स्ट्रक्चर के ऊपर। लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। लीडर का लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव रहता है, मैनेजर का शॉर्ट रेंज रहता है। लीडर में लिखा गया डूइंग द राइट थिंग्स, ये सही काम करता है, और मैनेजर में लिखा गया डूइंग थिंग्स राइट। तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये काम को सही ढंग से करता है। देखो, दोनों चीजों में फर्क है। लीडर में कह रहा है कि ये सही काम करेंगे, इनको पता होगा कि कौन सा काम सही है, बट मैनेजर को ये पता होगा कि काम को सही ढंग से कैसे करना है। इनको ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, बट जो भी काम मैनेजर को दिया जाएगा वो आपको सही ढंग से करके दे देगा। तो काम को सही ढंग से करना मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक है, और सही काम को करना लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है। और आप देखें, आपका जो यहाँ पे पहले ही पॉइंट है उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजर में पूछ रहे डज द राइट थिंग। डज द राइट थिंग जो है ये हमारे पास किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है। मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डज द राइट थिंग नहीं है, मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक है डज थिंग्स राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर एंड नॉट अ मैनेजर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following are the examples of need for status? Being in a position of authority over others, having executive privileges, participating in pleasant social activities, working for the right company in the right job, living in the right neighborhood. अब यहाँ पे ना हमारे अगेन फ्रेड लुथेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किताब है उससे ये सवाल सीधा सीधा पिक किया गया है, और वहां पे हमें फ्रेड लुथेंस जो है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसमें हमारी जो नीड्स हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। जैसे उसमें नीड फॉर स्टेटस तो है ही, इसके अलावा नीड फॉर एफिलिएशन भी है, नीड फॉर अचीवमेंट भी है, नीड फॉर पावर भी है। तो इन सभी नीड्स की बात करी गई है। तो बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर्स, ये बेसिकली आपका है नीड फॉर पावर, ये आपकी पावर की नीड में आता है। एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस आपके पास हो, ये बेसिकली आपके स्टेटस से जुड़ा हुआ है, तो ये नीड फॉर स्टेटस में आएगा। पार्टिसिपेटिंग इन प्लेजेंट सोशल एक्टिविटीज, ये आपकी सामाजिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, ये आपकी नीड फॉर एफिलिएशन में आएगा, ये नीड फॉर एफिलिएशन में आएगा। वर्किंग फॉर द राइट कंपनी इन द राइट जॉब, तो ये आपका एक स्टेटस सिंबल है, तो ये भी आपका नीड फॉर स्टेटस में आएगा। लिविंग इन द राइट नेबरहुड, आप एक पॉश नेबरहुड में रहना चाहते हैं क्योंकि एक स्टेटस सिंबल आपका ये बन जाएगा, तो ये भी बेसिकली आपका नीड फॉर स्टेटस में आ जाएगा। तो ए वाला और जो सी वाला है ये आपके नीड फॉर स्टेटस नहीं है। बी, डी और ई जो है दे आर बेसिकली योर नीड फॉर स्टेटस, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। प्यारे दोस्तों, फ्रेड लुथेंस जी के अकॉर्डिंग उनकी किताब में जो लिखा गया है की सेकेंडरी नीड्स के अंदर लिखा गया है, की सेकेंडरी मोटिव्स के अंदर इन 5 नीड्स की बात करिए, नीड फॉर अचीवमेंट, सिक्योरिटी, स्टेटस, पावर एंड एफिलिएशन। तो अब ये जो सारी नीड्स के अंदर क्या क्या बातें आ रही है अब आपको ये ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा सवाल अगर फ्यूचर में दोबारा से पूछे तो फिर आपको ये सारी चीजें काम आ जाएं। तो ये सारी नीड्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है इनको एक बार आपको अच्छे से देख लेना है।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट केस ऑफ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप समझते हैं कि कितने लोगों को एक पर्सन, एक मैनेजर जो है संभाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो वाइड स्पैन का मतलब है कि ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है। अब कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से एक फैक्टर नहीं है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, यानी कि इनमें से किस केस में वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। फास्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो पहला ही पॉइंट आप पढ़ रही है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है। तो अगर बहुत तेजी से बदल रहा है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ज्यादा लोगों को मैनेज करना। तो पहला वाला पॉइंट ही हमारे पास वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। वेल डिफाइंड प्लान्स फॉर रेपिटेटिव ऑपरेशन। तो आपके प्रॉपर प्लान बने हुए हैं, काम एक जैसे ही हो रहा है, तो उसमें आप ज्यादा लोगों को बिल्कुल कर सकते हैं हैंडल। इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो अगर आपकी इंटरेक्शन अच्छी चल रही है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, आसानी से ज्यादा लोगों को मैनेज कर लेंगे। थॉरो ट्रेनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट। अगर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, प्रॉपरली ट्रेन्ड है, आपको उनको ज्यादा गाइड करना पड़ता नहीं है, तो आप ज्यादा लोगों को आसानी से हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वही आंसर यहाँ पे बनेगा कि अगर फास्ट चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में तो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। उस केस में आप ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप कम ही लोगों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट भी आपके ऊपर एक चैलेंज की तरह यहाँ पे करेगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और हमें करनी है यहाँ पे इनकी मैचिंग। लिस्ट 1 में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात कर रखी है। तो हमारे पास 5 ट्रेड्स आते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स में, यहाँ पे 4 ट्रेड्स की बात कर रखी है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रखी है लिस्ट 2 में। तो अगर आपको वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एग्रीएबलनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, एक्सट्रोवर्जन है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे असर्टिव, इमेजिनेटिव, ट्रस्टिंग और सिक्योर है। तो एग्रीएबलनेस, क्या आप एग्री कर जाते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आप आसानी से इसे 3 से मैच कर लेंगे और आपका पहला मैचिंग यहाँ पे आसानी से हो सकता है। इसके बाद है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी बेसिकली आपका जो है न्यूरोटिसिज्म, एक बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट है, उससे जुड़ा हुआ है। तो स्टेबिलिटी को आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से मैच कर सकते हैं, 4 वाले से मैच कर सकते हैं, ये आपका मैच हो जाएगा। और एक्सट्रोवर्जन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रोवर्जन को आप असर्टिव से मैच करेंगे या इमेजिनेटिव से। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो असर्टिव रहते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं वो अपनी बातों को लेकर असर्टिव रहते हैं, अपनी बातें असर्ट करते हैं, तो आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कि वो नए नए एक्सपीरियंस को लेकर ओपन है, यानी कि वो इमेजिनेटिव लोग हैं, तो आप उन्हें इमेजिनेटिव से मैच कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दे आर ओपन टू इमेजिनेशन, ओपन टू एक्सपीरियंस। तो आप आसानी से कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक इंग्लिश ही अगर आपको मालूम है तो उसी से आपकी मैचिंग कर सकते हैं इस सवाल के अंदर। और इसका जो करेक्ट आंसर बन गया A3 B4 C2 D1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। A3 B4 C हमारा 1 है और D हमारा 2 है। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, बिजनेस इंटेलिजेंस इज टू इंप्रूव द टाइमलीनेस एंड क्वालिटी ऑफ द इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप बिजनेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। इट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग: internal capabilities of the organization, trends and future directions in the markets, external environment such as economic, political, social and demographic, behavior of the competitors, external capabilities of the organization। देखो, अगर आप ये पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो कितनी चालाकी से पहला पॉइंट दिया इंटरनल कैपेबिलिटीज और लास्ट वाला पॉइंट दिया एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज, है ना, कितनी चालाकी से ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। और अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो शायद अंदाजा ये लग जाएगा कि इन दोनों में से एक ही होना चाहिए, दोनों तो नहीं आने चाहिए, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। फिर भी एक बार पढ़ते हैं सारे हमारे ऑप्शंस को और देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें पांचों आ रहे हो, आपको 4 ही चूज करने हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एक साथ तो नहीं रखना चाहिए। फिर भी हम प्रॉपर लॉजिक लगा के आंसर सोचते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस आपको रिक्वायर्ड है ताकि आप डिसीजंस अच्छे से ले सके। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब कि बिजनेस के बारे में आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, आपका जो अपना बिजनेस है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज या फिर स्ट्रेंथ्स क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो कौन सी, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फ्यूचर डायरेक्शन है उसकी, वो आपको मालूम होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए।
एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो कैपेबिलिटीज होती है ना, दे आर इंटरनल। आप में कोई कैपेबिलिटी है तो वो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी है, आपकी अंदरूनी खूबी है, वो एक्सटर्नल खूबी नहीं होती, इंटरनल होती है हमारी कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कैपेबिलिटी नहीं आएगा, ए बी सी और डी हमारे आएंगे, और इसी के बेसिस पे करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो आई थिंक थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये सवाल को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आज का जो पेपर आ रहा है उसमें सवाल आपके कहीं से भी कैसे भी उठ के आ रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड शार्प हो, उसी समय सोच के एनालाइज करके आंसर लगा सके, ये चीज बहुत जरूरी हो चुकी है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की, जो कि आपको करनी चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे फिलहाल है ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following principles of management states that for a group of activity having the same objective there should be one head and one plan? तो प्यारे दोस्तों, ये सवाल सीधा सीधा आपके जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और ये सवाल के अंदर आपको बताने की कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपकी जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका हेड भी एक ही होना चाहिए और उनका प्लान भी एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सेंट्रलाइजेशन। देखो इसमें मेजॉरिटी लोग जो कंफ्यूज होंगे ना, वो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे जो ऑर्डर मिलना चाहिए, एक बंदे को जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो एक ही बॉस से मिलना चाहिए, अलग अलग बॉसेस उसके नहीं होने चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड का ये मतलब होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का। तो ये सवाल बहुत ही आसान था। ये सवाल में अगर आपने गड़बड़ करी है तो आपके कंसेप्ट्स बहुत वीक चल रहे हैं, और आपको कंसेप्ट्स में वर्क करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, which of the following focus of OD interventions are relevant if the nature of intervention is structured? तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई इंटरवेंशन है, तो कहा गया कि अगर वो आपकी स्ट्रक्चर्ड है तो कौन सी आपकी इंटरवेंशन की नेचर यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। देखो आपकी जो ओडी इंटरवेंशन है वैसे तो जनरली स्ट्रक्चर्ड ही मानी जाती है, बट यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में। स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन आपकी वो हो जाएगी जिसमें आप हर एक डिटेल को माइन्यूटली प्लान आउट कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी इंटरवेंशन लेकर आ रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड वो होगी जिसमें आपको केवल जनरल आइडिया है कि क्या हमें इंटरवेंशन लेकर आना है, फिर उसके बेसिस पे आप जो है उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर अब यहाँ पे ऑप्शंस देखें हम, रीऑर्गेनाइजेशन है, टीम डेवलपमेंट है, काउंसलिंग है, वर्क रिव्यू है और एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये सारे तो आंसर हो नहीं सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो गलत है ही है। आपको चूज करना है आप कौन से यहाँ पे गलत होंगे। तो अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि आपकी एक एक चीज प्रॉपरली डिसाइडेड है, आपने माइन्यूटली सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो उस केस में आपको इंटरवेंशन लेकर आना है। तो उस केस में जो इंटरवेंशन है वो आप आसानी से लेकर आ सकते हैं, आप आसानी से रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने काम के अंदर कुछ रिव्यू करके चेंजेस ला सकते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि सब चीज आपको डिटेल में मालूम है। अगर आपको डिटेल में चीजें ना मालूम हो तो उस केस में फिर आपको लोगों का सहयोग ज्यादा चाहिए होगा। आपको वहां पे जो आपके लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने साथ कॉपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनका जो सपोर्ट है वो चाहिए होगा, तभी आप उस इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। खुद से तो आपको हर एक डिटेल मालूम नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड अगर आपका इंटरवेंशन है तो फिर लोगों का सपोर्ट ज्यादा चाहिए। तो टीम डेवलपमेंट और काउंसलिंग जो है ये मेनली हमारे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन से जुड़ सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन, वर्क रिव्यू और एमबीओ जो है इसे आप स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन से जोड़ सकते हैं। ए, डी और ई इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। और ये जो सवाल बनाया गया है, एक किताब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई ये किताब है, और ये किताब आपकी लिखी है उदय पारिक और टीवी राव ने। ये किताब के अंदर एक प्रॉपर चार्ट, एक प्रॉपर डायग्राम ऐसे बना के दे रखा है, और उस डायग्राम में बता रखा है कि अगर आपकी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप क्या फॉलो करेंगे, अगर मिक्स्ड है तो आप क्या फॉलो करेंगे, ऐसे कुछ उस किताब में बता रखा है, और ये सवाल वहां से पिक किया गया है। एज अ स्टूडेंट आपके लिए सारी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है, हर एक किताब में कुछ कुछ अलग दिया हो सकता है, आपके लिए सारी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है। एक 400 पेज की किताब में से एक सवाल आ भी गया तो उस सवाल के लिए आप पूरी की पूरी 400 पेज जो है उन्हें रट नहीं सकते हैं। तो हर किताब के पीछे आप नहीं भाग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे जो कि थोड़े से अलग लगेंगे आपको, और उसमें आपको गैस वर्क का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हमने कुछ इस सवाल में किया। बट एक बार जो पेपर में सवाल आ चुका है उसको आपको एक बार अब अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार भी अगर ऐसा सवाल रिपीट होता है तो फिर आपकी वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए, डी एंड ई ओनली।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है और ये किताब का जो टाइटल है वो भी डाल दिया है। अगर आप इस किताब को रेफर करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द गिवन स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज आता है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप स्टेप्स को देखेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डायग्नोसिस, मोटिवेशन, एक्शन अप्रूवल और स्टेबलाइजेशन, और आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आपको देखना है कि आपके पास लास्ट में कौन सा आ रहा है, तो लास्ट में स्टेबलाइजेशन आना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेप शुड बी कि आपका जो चेंज है वो स्टेबल हो चुका है, स्टेबलाइजेशन हो चुका है। और ये ई जो है आपको 3 ऑप्शंस में भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बी वाला जो पॉइंट है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें लास्ट में बी आ रहा है और बी है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस तो शुरू में होना चाहिए, डायग्नोसिस लास्ट में नहीं होगा। तो इसीलिए बी वाले को तो आप शुरू में ही काट सकते हैं, बी वाला आंसर तो आपको नहीं लगाना है, बाकियों में से चूज करते हैं। अब देखो ई आपका जो है लास्ट में आ रहा है, अब स्टार्टिंग में कौन सा आना चाहिए, उसमें ए, डी और सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डायग्नोसिस और एक्शन प्रपोजल। एक्शन प्रपोजल, देखो जो आपने एक्शन लेना है वो आपका जो एक्शन लेने वाला काम है वो कहीं ना कहीं बाद में आएगा। शुरू में आप कहीं ना कहीं डायग्नोसिस करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ये काम शुरू में आ सकते हैं, बट एक्शन प्रपोजल शुरू में नहीं आ सकता है। तो डी हमारा शुरू में नहीं आ सकता है, तो डी को यहां से काट देते हैं। अब हमारे पास बचते हैं दो, जो कि हमें यहाँ पे दो बचते हैं, उन दो में से हमें चूज करना है। और देखो यहाँ पे पहला वाला है और आखिरी वाला है, और जो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला है वो कह रहा है पहले मोटिवेशन आना चाहिए, फिर डायग्नोसिस आना चाहिए, और फिर आना चाहिए हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन, और फिर हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे एक्शन प्रपोजल, और फिर आना चाहिए स्टेबलाइजेशन। डी और ई तो कॉमन है। अब ए, बी और सी इनका ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए, बी दोनों में ही सेकंड पे आ रहा है, तो आपको चूज करना है कि पहले ए को लगाऊं या पहले सी को लगाऊं। कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा तीसरे में आएगा, मोटिवेशन पहले आएगा या मोटिवेशन तीसरे पे आएगा। और साथ ही आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो बच रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन शुरू में आएगा या तीसरे में आएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हमें हमारे पास प्रोसेस चलेगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज का, उसमें सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन आना चाहिए या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। देखो जी, सबसे पहले अगर कोई मोटिवेशन आपके पास होगा तभी कोई चेंज की तरफ आप बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में भी आप सोचिए कि सबसे पहले आपको कोई मोटिवेशन मिलता है बाहर से, कोई आपको मोटिवेट करता है कि हाँ आपको ये परिवर्तन जीवन में लाना चाहिए, और उस मोटिवेशन के हिसाब से आप चेंज प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, आप डायग्नोस करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, और उस गड़बड़ से जुड़ी हुई और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे एक्शन लेते हैं, और फिर आपका स्टेबलाइज हो जाता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हमारा आएगा डायग्नोसिस, और फिर आप जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे एक्शन प्रपोजल तैयार करके उसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। और इसीलिए करेक्ट सीक्वेंस बनेगी एज पर ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हैंडल करना था, अप्रोच करना था। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, What are the problems commonly associated with scientific management? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी कि काम को साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहिए, हर चीज को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, आपको मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी ये सब करना चाहिए, ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स है ये आपको बतानी है। मैनेजर्स ऑफन इंप्लीमेंट ओनली द इंक्रीज्ड आउटपुट पार्ट ऑफ द प्लान। Managers allow workers to share the benefit, thus increase labor cost. Jobs become oversimplified and repetitive, often replaced by new technology. Workers feel comfortable due to job security and practiced work. Workers do not feel comfortable because of heavy pressure of the work. एक चीज तो मुझे पता चल गई कि जो डी वाला है वो प्रॉब्लम नहीं है। डी वाले में तो कह रहे हैं कि वर्कर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, काम की प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे इनिशियली लग रहा है। और अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं, ऑप्शंस की तरफ मैं जाता हूं तो वैसे 3 में डी आ रहा है, और एक और बात मैं देख रहा हूं कि पॉइंट नंबर ई किसी में नहीं आ रहा, तो पॉइंट नंबर ई पे तो दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसके बारे में तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। पॉइंट नंबर ई के बारे में सोचना भी पाप है, इसको नहीं सोचना। हमें जो डिसीजन लेना है वो कहीं ना कहीं अब लेना है ए, बी, सी और डी को देखकर। तो मैनेजर जो है ऑफन इंप्लीमेंट करते हैं केवल इंक्रीज्ड आउटपुट पार्ट ऑफ द प्लान, कि आपको आउटपुट बढ़ाना है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, इनपुट के अंदर क्या चेंजेस लाने हैं उस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। मैनेजर्स वर्कर को भी बेनिफिट देते हैं, ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है, बट कह रहे कि लेबर कॉस्ट इससे बढ़ सकती है।
और फिर सी वाला पॉइंट है कि जॉब्स हमारी ओवर सिंप्लीफाइड हो जाती है, रिपीटेटिव हो जाती हैं। तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक बात करते हैं कि काम को स्टैंडर्डाइज कर दो, इससे आपका जो काम है सिंप्लीफाइड हो जाएगा। बट इससे काम आपका इतना सिंप्लीफाई कई बार हो जाता है कि हमें इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ती उस काम के लिए, हम टेक्नोलॉजी से उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जॉब्स बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड और रेपिटेटिव होने से। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है हमारा। और डी वाला तो मुझे प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा है, ये तो लग रहा है कि वर्कर्स तो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो डी वाला तो प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा है। मुझे ए वाला प्रॉब्लम लग रहा है, बी वाला और सी वाला भी कुछ कुछ हद तक लग रहा है। तो ए और सी तो हम मेरे को लग रहे हैं, पर साथ में बी वाला जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। डी वाले को तो मैं चूज करना ही नहीं चाह रहा हूँ, डी वाले को तो मैं नहीं चूज करना चाह रहा हूँ, ई वाले पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है। तो ए एंड सी ओनली यही बचता है, और एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। जो बी वाला पॉइंट है, जो बी वाला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इसमें कुछ हद तक प्रॉब्लम कह सकते हैं, बट पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा नहीं भी है, और इसीलिए शायद इसको यहाँ पे ऑप्शंस में इंक्लूड नहीं किया गया। बट अगर मेरे पास कोई ऑप्शन आ जाता है ए बी एंड सी का, तो शायद कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता। बट फिलहाल मैं लगा सकता हूं आंसर ए एंड सी ओनली का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो आज का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखना है, ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना है, और उसके बेसिस पे अपना आंसर यहाँ पे मार्क करना है। अगर आप केवल पहले पॉइंट्स को पढ़ रहे होते, आप सभी पे दिमाग लगा रहे होते, आप ई वाले पॉइंट पे इतना टाइम वेस्ट कर देते, और ई वाला पॉइंट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उस पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऑप्शंस देखकर पता चलती हैं, तो सवाल के साथ साथ ऑप्शंस पे भी नजर डालनी आजकल जरूरी हो जाती है। चलिए, तो यहां पर हमारे पास सवाल है, द assumptions of rational decision making are preferences are not clear, preferences are not constant and stable, problem is clear and unambiguous, no time or cost constraint exist, final choice will maximize payoff। तो प्यारे दोस्तों, ये सवाल पूछ रहा है रैशनल डिसीजन मेकिंग की assumptions के बारे में। तो जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, एक तरीका तो ये हुआ कि आपने अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे कि आपको क्या लग रहा है, आपने वो डिसीजन ले लिया। आप बाजार गए, फोन खरीदने गए, आपको चूज करना था कौन सा लूं, आपने देखा कि इंट्यूशन आ रहा है अंदर से, मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है, बस मैं ये यहाँ पे ले लेता हूं, ये मैंने फाइनल कर दिया। बस दिस इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। अगर आप दोनों फोन्स को साइड में रखें, उनके कैमरा कंपेयर करें, उनकी डिस्प्ले कंपेयर करें, उनकी बैटरी कंपेयर करें, उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स आप लिखें, तो ये सारी चीजें अगर आप देखें और उनको कंपेयर करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। किसी की डिस्प्ले अच्छी हो सकती है, किसी की डिस्प्ले थोड़ी छोटी भी हो सकती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या डिस्प्ले बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए, उससे आप कंपेयर करें, और उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, दैट वुड बिकम अ रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो यहां पे बात हो रही है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग के असम्पशंस क्या होने वाले हैं। पहला है, प्रेफरेंसेस आर नॉट क्लियर, प्रेफरेंसेस आर नॉट कांस्टेंट एंड स्टेबल। देखो, यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो आप रैशनल डिसीजन लेंगे कैसे। तो ए और बी में तो वैसे ही गड़बड़ है। और एक और बात भी अगर मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी भी चीज की असम्पशंस की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये वाली चीज कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ पे पॉइंट नंबर बी बोल रहा है प्रेफरेंसेस आर नॉट कांस्टेंट। असम्पशंस में आपको दिखेगा कि हम लेकर चलते हैं असम्पशन कि कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। असम्पशंस में जनरली ऐसा आता है, बट पॉइंट नंबर बी कह रहे हैं प्रेफरेंसेस आर नॉट कांस्टेंट, और इसीलिए पॉइंट नंबर बी तो यहाँ पे आपका वैसे ही कट जाना चाहिए। आपकी प्रेफरेंसेस क्लियर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, तभी आप उनको ध्यान में रख के डिसीजन ले सकते हैं। द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। कोई टाइम और कॉस्ट का कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास टाइम ही बहुत कम है, आपको दिए ही 2 मिनट गए हैं, तो फिर वो सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। उन फोन के दाम अलग अलग हैं और आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो फिर भी आप यहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। और आप फाइनल चॉइस ऐसे करेंगे कि आपका जो पे ऑफ है, आपको जो बेनिफिट है, वो बिल्कुल मैक्सिमम मिले, तो ऐसा तो हम यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। तो सी डी और ई जो है वो हमारी यहाँ पे अजम्पशन सही बन जाएंगी, ए और बी अजम्पशन सही नहीं है। प्रेफरेंसेस आपकी क्लियर, कांस्टेंट और स्टेबल रहती हैं, और इसके लिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, सी डी एंड ई ओनली। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following is the characteristic of organizational climate? These are policies that are set forth the organization's beliefs about how the employees and customers are to be treated। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और पहला पॉइंट आपको कह रहे हैं, ये
पॉलिसीज है जो बताती है कि कैसे आपको एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को ट्रीट करना है। तो क्लाइमेट जो है आपका वो जनरली कॉडिफाइड नहीं होगा, जनरली वो प्रॉपर पॉलिसीज के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा कि हाँ क्लाइमेट हमारा ऐसा है, ऐसा हम राइटिंग में जनरली नहीं लिख सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल कैसा है उसको राइटिंग में लिखना बहुत मुश्किल है, तो पहला वाला मेरे को कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर एग्जिस्ट, तो स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर एग्जिस्ट ऐसा बात कर रहा है पॉइंट नंबर 2, ये कुछ ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। When organizational participants interact with one another, they use common language. जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हम कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ठीक भी है गलत भी है, कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। This is an overall feeling that is conveyed by the physical layout and the way participants interact. तो कहीं ना कहीं मेरे को पॉइंट नंबर 4 जस्टिफाइड लग रहा है कि जो ओवरऑल फीलिंग है, जो हमारा ओवरऑल माहौल रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमें देखकर पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल लेआउट कैसे, किस तरीके से आपके जो सीट्स है उनको अरेंज किया गया, किस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो फीलिंग है ना, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज द बेस्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का कंसेप्ट मालूम है तो आपको ये चीज मालूम होगी कि ये आपकी ओवरऑल फीलिंग को दर्शाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल माहौल कैसा है, और इसीलिए पॉइंट नंबर 4 को हम आसानी से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं एज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किए सवाल जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2022 के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं इन सवालों से आपको क्लैरिटी मिला होगा कि कैसे आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।